नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और एनालिसिस पे पूर्णतः बैन लगा दिया गया है आयोग के तरफ से। तो कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर जो है डायरेक्टली एनालिसिस नहीं करा सकता। हाँ, कुछ लोग करा रहे हैं जो अलीगल है, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट छापा गया है कि भाई कोई भी जो है इसे पब्लिसाइज नहीं करेगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो संभावित प्रश्नों की सीरीज है जो ट्रेंडिंग में है, इन्हीं सबको देखते हुए आपके एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं, इसी प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बाद बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न है यहाँ पे कि देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है जिसे भारतीय नौसेना में सितंबर 2022 में शामिल किया गया है। करंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर 2 ही विमान वाहक पोत है वर्तमान में। ठीक है, इनको अगर इंक्लूड कर ले जाए तो इससे पहले एक ही था, हालांकि उससे पहले 2 था, लेकिन 1997 में जो है एक पोत को रिटायर कर दिया गया था, तो एक हो गया था। और सितंबर 2022 में फिर से एक को जो है अटैच कर लिया गया, तो फिर से 2 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना में विमान वाहक युद्ध पोतों की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो कौन कौन सा है? एक है आपका INS विक्रांत और एक है आपका विक्रमादित्य। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। बात करें इस पोत को कौन बनाया है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्वदेश निर्मित है। तो इसको बनाने का काम जो है ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्टैटिक्स फॉर्म में कि भारत का जो है प्रथम विमान वाहक पोत कौन था, तो ये भी INS विक्रांत ही था, जो हम खरीदे थे। ठीक है, ये ब्रिटेन से खरीदे थे 1957 में, और इसे जो है 1961 में शामिल किया गया और 97 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो इसी के नाम पे जो हम स्वदेश निर्मित बनाए हैं उसका भी नाम विक्रांत रखे हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा जो है सजेस्ट करते हैं एसएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों जो एसएससी का जो पैटर्न है ये आपका आर्ट एंड कल्चर और जो ज्योग्राफी वगैरह से इस प्रकार के प्रश्न, नदी, डांस, इस सब से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारत का सबसे नया पर्वत जो है ये इसमें से हिमालय हो जाएगा। हिमालय की जो पर्वतें हैं, हिमालयी पर्वतें हैं भारत के अंदर, तो ये सबसे नया पर्वत है। वैसे विश्व स्तर पर भी अगर बात किया जाए कि सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण कौन सा है, जो बलित पर्वत भी हो, तो ये आपका हिमालय पर्वत है। सभी पर्वतों में सबसे नवीन पर्वत माना जाता है, जो बलित पर्वत का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। आपका होता है बलित या युवा मोरदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। एक प्रश्न, विश्व में सबसे अधिकांश ऊंचे पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि हिमालय, आल्पस, रॉकी इत्यादि। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में जो है इसी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो ऊंची ऊंची चोटी है, यहाँ से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 भी कहा जाता है। ठीक है, और एक है कंचनजंगा, जो आपके ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम के अंदर है। ठीक है, तो द्वितीय स्थान कौन रखता है विश्व स्तर पर? गॉडविन ऑस्टिन। और भारत के स्तर पे प्रथम। ठीक है, और विश्व स्तर पे तीसरा स्थान रखता है कंचनजंगा, जो आपके सिक्किम में है, और भारत के लिहाज से सेकेंड स्थान रखता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर वर्ल्ड स्तर पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें, तो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन भारतीय स्तर पे बात करें तो पहला गॉडविन ऑस्टिन और दूसरा कंचनजंगा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप, वहां पर स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, एक एक बात क्लियर करते चलते हैं। इससे जो भी ट्रेंड में प्रश्न है उसी प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है, ताकि आपके प्रश्न नहीं छूटे। अपराध के लिए दोष करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है? अगर कोई भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी अपराध को मतलब जो सजा को है कम करा सकता है या पूर्णतः समाप्त भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंट को इस प्रकार का पावर प्रदान करता है। ठीक है, और राज्यपाल के भी कुछ मायने में जो अपराध होता है उसको क्षमादान करने का अधिकार है, लेकिन ये पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता है राज्यपाल।
ठीक है, तो ये आर्टिकल 161 प्रदान करता है। तो अगर केंद्र स्तर पे प्रेसिडेंट जो है क्षमा कर सकता है 72 के थ्रू, और राज्य स्तर पे राज्यपाल कर सकता है 61 के थ्रू। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष है। जैसे एक प्रश्न हाल में ही देखने को मिला था, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, जो उपराष्ट्रपति की जो है उम्र कितनी वर्ष होती है रिटायरमेंट की, ये प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ से मैंने पॉलिटी का प्रश्न रख लिया है। एक प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपका 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। हालांकि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था, अंतिम क्षण में जो है यह असफल हो गया था, लेकिन काफी हद तक सफल रहा है ना। चंद्रयान फर्स्ट जो है ये आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 22 जुलाई को और ये 22 अक्टूबर को। कभी कभी एसएससी क्या करती है, विथ डेट आपसे पूछता है। चंद्रयान जो प्रथम है उसमें रॉकेट जो यूज हुआ था ये PSLV C11 का यूज हुआ था। PSLV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, चंद्रयान 2 की जो रॉकेट जो था, जो विमान था, मतलब जो यान था जिससे ये लॉन्च किया गया था, ये काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, आने की आगे भी संभावना है। तो ये जो लॉन्च किया गया था GSLV से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और दोनों का जो बॉडी है, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला ये कौन है? इसरो है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में है। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है वो सोमनाथ है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना भी पूछा जाता है, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि जल के अंदर की जो वस्तु होती है, डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं नौसंचालकों के द्वारा, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका जो है सोनार का। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर से जो है करंट वोल्टेज वगैरह मापते हैं। स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, ये डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और रडार ये भी जो है नौ संचालकों के द्वारा समुद्र में ही यूज किया जाता है, लेकिन दिशा आदि की जो है जानकारी के लिए। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनार में कौन से जो है तरंग की जो है यूज होता है? तो पराश्रव्य तरंग की यूज होता है। अब पराश्रव्य तरंग की जो है रेंज क्या है? तो 20,000 हर्ज से जो भी अधिक के जो तरंग है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, गोताखोर अपने साथ जो सांस लेने के लिए जो सिलेंडर रखा होता है, उस सिलेंडर में किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो आपका जो है हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न करंट सेक्शन से यहाँ पे हमने लिया है जो अब तक नहीं पूछा गया है। अमेरिका ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है? तो अमेरिकी ओपन 2022 में जो महिला एकल के विजेता है ये इगा स्वितेक है, और इनके जो है ये पहली बार है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो अमेरिकन ओपन अभी अभी जो हुआ था, मतलब इसी मतलब 2 महीने पहले हुआ है, सितंबर में हुआ है शायद, हाँ सितंबर में हुआ है। तो इनके जो भी एकल में विजेता है इसे जरूर आप याद रखें। तो पुरुष एकल में जो विजेता है ये कार्लोस अल्कारेज है, जो स्पेन के है। कभी कभी इसका किस देश से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है, जैसे रोजर फेडरर कहाँ का है, नोवाक जोकोविच कहाँ का है। तो ये सब क्वेश्चन अलग से ही पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पुरुष एकल जो अमेरिकन ओपन है ये कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के रहने वाले हैं, वही महिला एकल में इगा स्वितेक जीती है जो पोलैंड के रहने वाली है। पुरुष युगल और महिला युगल ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो सिंगल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विथ देश के साथ आप याद रखेंगे। पुरुष एकल जो है कार्लोस अल्कारेज स्पेन, और महिला एकल इगा स्वितेक पोलैंड। इसके बाद जो टेनिस के 4 बड़े बड़े जो आपका ये प्रतियोगिता होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका क्रम भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे अमेरिका ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और आपका फ्रेंच ओपन। तो ये आपको जो है क्रम जरूर याद रखना है। साल के जो है शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, और 3 नंबर पे विंबलडन होता है, और लास्ट में अमेरिका ओपन, और 2 नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे, डीएनए मिलकर क्या निर्माण करता है? तो डीएनए जो है ये आपका जीनोम का निर्माण करता है। डीएनए के खोजकर्ता कौन थे? तो वाटसन एवं क्रिक थे। वाटसन एवं क्रिक जो है डीएनए का खोज करता है। लेकिन यही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चिकित्सा में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जो भारतीय देश मतलब भारतीय जो है
प्रथम चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये आपका सैडल पीक है और आपका अंडमान निकोबार में ही आपका एक बैरन द्वीप स्थित है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बैरन द्वीप भी अंडमान निकोबार में है, सैडल पीक एक चोटी है अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन जो इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, तो इन दोनों को याद रखेंगे क्योंकि एसएससी का ये पसंदीदा क्षेत्र इस प्रकार का प्रश्न हुआ करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। तो जो भी सेवन सिस्टर के जो सीएम है उसको आपको देख के जाना है। जो भी सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत की राज्य है उसे आपको देख के जाना है, उसका सीएम वगैरह यहाँ सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तो ये आपका झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। सिकंदर और राजा पुरु यानी राजा पोरस के बीच में जो है युद्ध हुआ था। हालांकि राजा पोरस हार गया था, लेकिन बाद में सिकंदर से इसकी मित्रता हो जाती है और एक संधि होती है। इस युद्ध को हाइडे स्पीड का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली से मुक्त कराया गया था, पुर्तगाल के शासन से। बात करें सबसे पहले जो है इसी पे शासन किया था पुर्तगाली, है ना, 1510 ईस्वी में, और इसके बाद जो है आपका 1961 में इसे रिलीज किया गया। तो सबसे पहले जो है आधिपत्य जमाया गया और सबसे बाद में रिलीज भी गोवा ही हुआ। गोवा की बात करें तो भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे छोटा राज्य है गोवा, जहां पे अभी जो है सावंत सीएम है और पिल्लई जो है वहां का राज्यपाल है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और कोंकणी भाषा संविधान में अटैच्ड है, जो 22 भाषाओं में एक स्थान इनका भी है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में ही स्थित है। इसके अलावा सिमगो त्योहार आपका गोवा में मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे 17 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है, तो ये उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को अलग करते हैं 17 डिग्री जो है समानांतर रेखा। ठीक है, इसके अलावा 49वीं समांतर रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो यूएसए और कनाडा को अलग करता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया को अलग करता है। इसके बाद एक हमारा 24वें समांतर रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 24वें समांतर रेखा है, लेकिन ये लागू नहीं होती है, पाकिस्तान इसे नहीं मानता है। अगला एक प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो 6 शास्त्रीय भाषा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कई महीनों से जो है जो भी एग्जाम्स हुए हैं पास्ट में सभी एग्जाम्स का ये ट्रेंडिंग पॉइंट रहा है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे। अब शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कथक हो सकते हैं, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, ये सब आपका शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार का 8 है। सतरिया नृत्य पार्टिकुलर भी पूछा जाता है कि कहाँ से जो है ताल्लुक रखते हैं, तो ये असम का जो है शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है सतरिया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी, ये 6 आपका शास्त्रीय भाषा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न है यहाँ पर कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो नेपाल की सीमा भारत के जो है 5 राज्यों से लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका नेपाल, ये है आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका नेपाल है। तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और ये जो हरा वाला पार्ट है ये आपका पश्चिम बंगाल है और ये सिक्किम है। तो इस प्रकार 5 जो है राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। एक प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत लेख से संबंधित है। दोस्तों पंचायत से संबंधित काफी लंबी कहानी है और आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायत से जो अनुच्छेद मतलब जो संशोधन का जो ये है, तो अनुच्छेद की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 273 है, और संशोधन की बात करेंगे तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो दोनों बात याद रखेंगे। पंचायत की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। पंचायत का वर्णन आर्टिकल 40 में भी है। ठीक है, और 273 के कई फॉर्म है, 273 A, B, C इस प्रकार से है। तो इसमें सभी न किसी रूप से पंचायत और नगर निगम का व्याख्या किया गया है।
ठीक है। इसके अलावा जो 73वां संविधान संशोधन होता है ये कब होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 1992 में होता है। और लागू कब होता है, तो 1993 में होता है, वो भी 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई है। और इससे कुछ जुड़ी हुई समितियां हैं, जैसे अशोक समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, बीजी राव समिति, ये सब जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो ये आपका न्यूरॉन होता है, क्योंकि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होते हैं ये न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो आपसे एक इससे मिलता जुलता है ब्रिक का जो इकाई होता है ये आपका नेफ्रॉन होता है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। और भी कुछ क्रांति आपको याद रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देशों नहीं, यहाँ पे गैस होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन एसएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक परिवर्तनशील कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है, तो यह आपका जलवाष्प होता है, जो सबसे अधिक परिवर्तनशील दर्शाती है जलवाष्प, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर ही आ जाती है। एक प्रश्न यहाँ पे, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चालुक्य वंश का संस्थापक जो है यहाँ पर चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने किया था, ठीक है। और इसकी राजधानी बादामी कर्नाटक में था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कृष्णदेव राय की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके द्वारा लिखा गया किताब का क्या नाम है, तो आमुक्त माल्याद जो है इसके द्वारा लिखा गया किताब है, आमुक्त माल्याद। ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया किताब है। ये किस वंश से ताल्लुक रखते, तुलभ वंश से। और इसके दरबार में जो 8 कवि रहते थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न करेंट सेक्शन से, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है, तो ये आपका कतर में चालू है। कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा है। और फीफा जो फुटबॉल की संस्था है ये भारत को जो है रेस्ट्रिकेट कर दिया था, भारत इस वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले रहा है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। महाराष्ट्र की अन्य प्रमुख एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इंटरनेशनल और नेशनल, ये दोनों प्रकार के एयरपोर्ट है, तो मुंबई के सांता क्रूज में स्थित है। यहाँ पे 2 टर्मिनस है, एक इंटरनेशनल का जो है संचालन करता है और दूसरा जो है नेशनल वाले का संचालन करते हैं। तो ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर। एक प्रश्न यहाँ पे है, अहमदनगर में अकबर के साथ युद्ध करने वाली महारानी कौन थी, तो महारानी दुर्गावती। अब अकबर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो ये भी आपका जो है अकबर ही है। इसके अलावा अकबर से जो इबादत खाना का स्थापना कौन किया था, तो ये भी अकबर ने ही किया था, ठीक है। इसके अलावा अकबर का राजाभिषेक जो हुआ था कन्नौर में, ये भी आपसे पूछा जाता है। अकबर का रीजेंट कौन रहा, तो बैरम खान रहा, ये भी आपसे पूछा जाता है। अकबर का कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है। तो अकबर जो है 3rd थे। 1556 जो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का सेकेंड लड़ाई हुआ था, तब से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है गद्दी पे रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी के काल में होती है, लेकिन जो प्रथम फैक्ट्री होती है जो 1608 में खोली जाती है वो जहांगीर के समय होती है, क्योंकि 1605 में अकबर का निधन हो जाता है। अकबरनामा का लेखक जो है ये अबुल फजल है, ठीक है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये अनाईमुडी है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अभी आपने देखा माउंट एवरेस्ट, और सेकेंड स्थान था आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन का, और 3rd था आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, और भारत का K2 प्रथम और सेकेंड कंचनजंगा। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा।